मैम जो टॉपिक मुझे दिया गया था वो ये था कि एलोकेशन मेथड्स। एलोकेशन मेथड को हम फाइल एलोकेशन मेथड भी कहते हैं, यानी कि मेमोरी के अंदर जो हम फाइल सेव करते हैं उसे किस तरह एलोकेट किया जाता है। तो इसके कई मेथड होते हैं, 2-3 मेथड है इसके जिससे हम फाइल सेव करते हैं। पहला हमारे पास है जी कॉन्टिग्यूस एलोकेशन और नॉन कॉन्टिग्यूस एलोकेशन है। अब नॉन कॉन्टिग्यूस एलोकेशन की फर्दर 2 टाइप्स हैं, वो है लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन और इंडेक्स्ड एलोकेशन। जब भी हमें कोई फाइल हमने सेव करनी होती है अपनी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर, तो पहले हम फाइल को ना ब्लॉक में यानी कि कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसे तकसीम डिवाइड कर लेते हैं ब्लॉक्स के अंदर। फिर उन ब्लॉक्स को हम डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ना हम स्टोर कर देते हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम पहले तो ये हो गया पुटिंग फाइल हार्ड डिस्क। अच्छा, जो हम एलोकेशन ये होती है कि जो फाइल हम मेमोरी के अंदर पुट कर रहे हैं ना, हम उसे एलोकेशन उस मेथड को हम एलोकेशन मेथड कहते हैं। अब हम हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स के अंदर स्पेसेस होती हैं जिसके अंदर हम ना अपना डाटा या फाइल जो भी हम वो स्टोर करते हैं। तो पहले हमारे पास जो टाइप है वो है कॉन्टिग्यूस एलोकेशन। कॉन्टिग्यूस एलोकेशन ये मैंने डायग्राम बनाई है जिसके अंदर मैंने ये हार्ड डिस्क शो करवाई है, साथ एक डायरेक्टरी बनाई है। डायरेक्टरी वो चीज़ होती है जिसके अंदर ना फाइल की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि ये फाइल का साइज़ क्या है, इसमें किस टाइप की फाइल है, सारा यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने ये 3 फाइल्स ली हैं, जिसमें पहली फाइल है उसका नाम ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। अब ये स्टार्ट हो रही है 0 से, जो फाइल ए है, और इसकी लेंथ है वो 3 है, इनकी वो 3 तक जाती है। फिर जो बी फाइल है वो स्टार्ट हो रही है 6 से और इसकी लेंथ है 5, और सी है वो भी स्टार्ट हो रही है 14 से और ये जा रही है 4 तक। इसमें मैंने फाइल ए सिलेक्ट की है, ये जी स्टार्ट हो रही है 0 से, मैंने 0 से स्टार्ट की और इसकी लेंथ जहाँ तक बनती थी उस तक मैंने स्टोर कर दिया, 0, 1, 2 और 3। फिर मैंने फाइल बी ले ली, वो हमारे पास स्टोर हो रही है, यानी कि 6 से स्टार्ट हो रही है और 5 उसकी लेंथ है। मैंने जी 6 से स्टार्ट की और उसको जहाँ तक वो बनती थी मैंने उधर तक ये लाइन लगा दी है, यानी कि ये शो करवाने के लिए यहाँ तक ये फाइल स्टोर हो गई है। नेक्स्ट मेरे पास फाइल है सी, अब ये स्टार्ट हो रही है 14 से। अब इसकी भी लेंथ जहाँ तक ये स्टोरेज इसने कंप्लीट किया उसके ऊपर उसे शो करवाने के लिए मैंने ना लाइन लगा दी है। अब इसमें कुछ फ्री स्पेसेस भी हार्ड डिस्क में हमारे पास रह गए हैं जिसके ऊपर मैंने ये टिक का निशान लगाया हुआ है। ठीक है, इस तरह हम ना ये फाइल हार्ड डिस्क के अंदर हम एलोकेट करते हैं, यानी कि मेमोरी के अंदर हम मेमोरी को इस तरह से यूटिलाइज कर देते हैं। अब कॉन्टिग्यूस एलोकेशन की कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये है कि इजी टू इम्प्लीमेंट, यानी हमें इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक क्लासरूम है जो फ्री है, उसके अंदर बहुत सारे डेस्क लगे हुए हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट हमें जैसे अरेंज करना है क्लास के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम स्टूडेंट का ग्रुप बना लेंगे, इनके एक ग्रुप के अंदर कुछ मखसूस स्टूडेंट होंगे। फिर इस तरह पहले ग्रुप को हम क्लास में जैसे अरेंज करेंगे, मैं कहता हूँ कि जो रोल नंबर 1 है वो जाके टेबल नंबर 1 पे बैठ जाए, रोल नंबर 2 इसी तरह 2 पे, 3 3 पे। तो ये जो एलोकेट हम कर रहे हैं ये कॉन्टिग्यूस एलोकेशन है। इसमें ये नहीं है कि रोल नंबर 1 है वो 1 पे और 2 वाला जो है वो जाके 11 पे बैठा हुआ है। ये कॉन्टिग्यूस एलोकेशन की यानी कि ये प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो रोल नंबर 1 है वो टेबल नंबर 11 पे भी बैठ सकता है, पर जो रोल नंबर 2 है वो 11 के साथ जो टेबल नंबर 12 है ना उधर ही बैठेगा। इसके अलावा अगर वो कहीं और बैठता है, ये कॉन्टिग्यूस एलोकेशन को यानी कि ये उसकी प्रॉपर्टीज नहीं है। ये यानी कि इसमें कॉन्टिग्यूसली यानी कि हम डाटा स्टोर करते हैं, इसमें ये नहीं होता कि कुछ फाइल इधर पड़ी है और कुछ जाके किसी और एड्रेस पे पड़ी है। तो दूसरा हमारे पास होता है एक्सीलेंट रीड परफॉर्मेंस बिकॉज इट कॉन्टिग्यूस। इसमें ये होता है कि अगर हमने फाइल एक बना ली है, डाटा स्टोर कर दिया है, अच्छा अब हमें ज़रूरत पड़ी है कि हमने उस फाइल को एक्सेस करें। तो उसमें एक्सेस करने के लिए मिसाल के तौर पे मैंने इस एक फाइल को 4 ब्लॉक में यानी कि डिवाइड किया। अब मैं चाहता हूँ कि B4 को मैंने एक्सेस करना है, तो ये मेरे लिए बड़ा आसान होगा कि B4 को मैं आसानी से ढूंढ लूंगा, क्योंकि मुझे पता है पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 और फिर 4 आ जाएगा। तो ये मेरे लिए बड़ा आसान होगा। इसमें जो सीक टाइम है वो भी हमारा बहुत कम होता है। सीक टाइम ये होता है कि डिजायर फाइल तक हम पहुंचने का टाइम जो होता है वो सीक टाइम कहलाता है। तो उस तक पहुंचने का जो वक्त है ना वो भी हमारा बहुत ही कम यूज होता है। अच्छा, इसका कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज में पहले हमारे पास आती है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन दो तरह की होती है हमारे पास, एक होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक होती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन।
जो होती है ना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, उसकी एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ब्लॉक है, उसकी जो कैपेसिटी है ना वो 5 किलोबाइट की है। हम क्या करते हैं, उसमें 3 किलोबाइट का ना डाटा स्टोर करवा देते हैं। 3 किलोबाइट तो उसमें सेव हो गया, जो इजाफी रह गया ना 2 किलोबाइट, तो वो फ्री स्पेस है, यानी कि उस ब्लॉक की जो फ्री स्पेस रह गई है, ये हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। इसी तरह हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास ये होता है कि ये देखें, हमारे पास ये जो फ्री बिलाल, स्पेस है, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज आ तो रही है मेरे, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है आवाज आपकी, कंटिन्यू करें। ओके मैम। अच्छा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात हो रही थी। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये होता है कि ये हमारे पास ना, ये जो फाइल हमारे पास खाली पड़ गई नहीं था जो हमने इसमें स्टोर की थी, यानी कि हमारे पास कुछ ये ब्लॉक 3 फ्री था, 4 था, 5 था, 11 था, फिर 12, 13, ये हमारे पास फ्री पड़े हुए हैं। ठीक है, हम हमारे पास एक फाइल आ जाती है जिसका नाम है डी। ये डी के साथ मैंने मेंशन भी किया, इसका साइज है 4। मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यूसली इसके अंदर ना मैं स्टोर करूँ। चलो ठीक है, मैं 3 पे फाइल 3, 4, 5 पे तो फाइल को स्टोर कर लेता हूँ, पर इसका कुछ पार्ट हमारे पास रह जाएगा जो 6 में तो स्टोर हो नहीं सकता, क्योंकि 6 में पहले ही मेमोरी कवर हुई हुई है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको या तो ये फाइल तब स्टोर हो सकती है कि 6 फ्री हो। फिलहाल एक ठीक है, मिनट से वेट करें, 1 मिनट। ठीक है मैम। यस, यस मैम, अब आपकी आवाज आई है। स्टार्ट करें फिलहाल आप। ठीक है मैम। अच्छा, तो बात हो रही थी हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। तो मैंने बताया कि अगर एक साइज का फाइल हमारे पास ज़्यादा आ जाता है और मेमोरी हमारे पास कम हो, तो हम ये नहीं कर सकते कि 3, 4, 5 में फाइल स्टोर की और जो बाकी हिस्सा हम जाके 11 में स्टोर कर दें। तो ये कंटिन्यूस में ये प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारे पास होगी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और इसकी एक और यानी कि होता है डिसएडवांटेज, वो ये होता है कि अगर हमारे पास अक्सर फाइलें ना अपडेट होती रहती हैं, जब फाइल अपडेट होती है तो ज़्यादा ज़ाहिर बात है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज होता है। तो कंटिन्यूस में ये होता है कि हमारे पास कंटिन्यूसली डाटा स्टोर होता है। तो अगर स्पेस ही नहीं है तो वो फाइल कैसे अपडेट होगी, वो कैसे कहाँ स्टोर होगी, तो ये मसला बनता है। ये हमारी होगी कंटिन्यूस। अब हमारे पास आ गई नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन। नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन में हमारी जो पहली यानी कि फॉर्म है वो है हमारे पास लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन। पहली बात तो ये कि ये हमारे पास आती है कॉन्टिग्यूस नॉन कॉन्टिग्यूस एलोकेशन में। एक मिनट में मैं जरा निकाल लूँ। अच्छा, अब हमारे पास आ गई लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन। अब लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन में ये प्रोसेस होता है कि हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम मैंने ए रखा है। मैंने इसे 5 ब्लॉक में डिवाइड कर लिया है। साथ में एक हार्ड डिस्क है जिसके अंदर मैंने ये फाइल को स्टोर करवाना है। मैं क्या करता हूँ कि जो ब्लॉक 1 है उसे मैं जो 2 नंबर वाली स्पेस है उधर जाके स्टोर करवा देता हूँ। इसी तरह B2 को मैं 7 वाले पे करवा देता हूँ, 3 को मैं 9 पे, और जो रिमेनिंग है यानी कि हमारे पास रह गई B4, वो मैं जाके 11 पे स्टोर करवा देता हूँ, और जो B5 है मैं 14 पे करवा देता हूँ। अच्छा, ये तो अब फाइल स्टोर हो गई। अगर बाद का हमें फाइल अब ये फैच यानी कि हमें एक्सेस करना हो, तो ये हमें तो पूरी फाइल चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस यानी कि हम ये कैसे हमें कलेक्ट करके एक फाइल हमें प्रोवाइड करेगा। तो इसमें ये होता है कि इसमें हमारे पास पॉइंटर्स यूज होते हैं। यानी कि एक हमारे पास ये ब्लॉक है ना, इसमें एक तो ये है कि एक तो डाटा पड़ा हुआ है जो हमने फाइल सेव की हुई है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर पॉइंटर है। पॉइंटर में वो एड्रेस फॉर्म करता है कि जो जो हमें अगले ब्लॉक तक लेके जाता है। जैसे मैंने ये B1 पे आया, ये डायरेक्टरी में मेरे पास सिर्फ पहले का एड्रेस होगा। इसमें मुझे पॉइंटर बता रहा है कि यार जो B2 का यानी कि डाटा है ना, उसका जो एड्रेस है वो जाके 7 में पड़ा हुआ है। इसी तरह जो इधर पॉइंटर पड़ा है वो मुझे नेक्स्ट लोकेशन दे देगा 9 की, इधर वाला मुझे 11 की दे देगा, और इस तरह हम नेक्स्ट 14 पे चले जाएंगे। इस तरह से हमारे पास ना डाटा जो है ना हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब बात, पॉइंटर हमें पॉइंट भी कर रहा होता है कि हमारा जो डाटा है वो नेक्स्ट कहाँ पे पड़ा है। हाँ जी, इसमें पॉइंटर में बता रहा होता है, डायरेक्शन दे रहा होता है कि आपकी फाइल इन इन लोकेशन पे पड़ी है, आप इन्हें एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं।
दूसरा ठीक ये है। होता है कि जब हमने डाटा स्टोर कर दिया ना तो डाटा एंड भी होगा, तो ये हमें कैसे पता चलेगा इधर जाके डाटा एंड हो रहा है? तो ये पॉइंटर्स के अंदर जहाँ एड्रेस पड़ा होता ना था, जब ये 14 पे एंड हो गया ना डाटा, तो इधर जाके ये -1 पुट हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि बस इससे आगे डाटा ये नहीं है, इस इतनी यानी कि हमने डाटा स्टोर किया, इससे नेक्स्ट फाइल में डाटा नहीं स्टोर हुआ। तो ये इस तरह से हम ना इसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इधर आके हमारा डाटा खत्म हो चुका है। सही। ये मैंने वही डायरेक्टरी यानी कि एक फाइल ए है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता होगा कि यार ये 2 में पड़ी है, नेक्स्ट जो हमें मिलेगा वो हमें पॉइंटर यानी कि फराहम करेगा। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये है कि इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। कॉन्टिग्यूस में ये होता था कि फ्रेगमेंटेशन ऐसे होती थी कि एक फाइल है उसका साइज बड़ा आ गया तो हम कॉन्टिन्यूसली सेव नहीं कर सकते थे। इसमें यह है कि अगर आपको साइज ज्यादा आ भी गया तो कोई मसला नहीं, फाइल अगर आपके पास लोकेशन थोड़ी है तो आप ये करें कि कुछ जो बकिया है आप किसी भी लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंटर मौजूद है, वो हम लोकेशन फॉर्म करेंगे हम वो डाटा एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि फाइल साइज इंक्रीज हो सकता है, यानी कि आप जब चाहे किसी भी यानी कि फाइल को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि मेमोरी इंक्रीज हो भी जाए तो आपको इशू नहीं बनेगा कि आपकी स्पेस कम है, ये किसी भी जगह पे जाके आपका डाटा स्टोर हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस में इसमें इसका जो पहला डिसएडवांटेजेस है वो है लार्ज सीक टाइम, यानी कि सीक टाइम मैंने पहले भी बताया, ये है कि यानी कि डिजायर्ड डाटा तक पहुंचने का जो वक्त लगता है ना वो हमारा सीक टाइम होता है। तो ज़ाहिर बात है कि जो फाइल्स हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे पड़ी हुई हैं, तो जब हम चाहेंगे कि हम फाइल को एक्सेस करें तो जो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर रीड और राइट होते हैं वो ज़्यादा वर्क करेंगे, ज़्यादा उन्हें घूमना फिरना पड़ेगा, डाटा को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसलिए जो फाइल जो हमें डाटा मिलेगा ना वो ज़रा देर से मिलेगा। कंटिन्यूस में ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूस में डाटा हमारे पास ना जल्दी हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी। दूसरा यस। इसका डिसएडवांटेज ये है कि डायरेक्ट एक्सेस डिफिकल्ट है। जैसे मैंने कहा कि एक फाइल है, मैंने उसे 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है, मैं चाहता हूँ कि मैं B4 को एक्सेस कर लूँ, तो इसमें मुझे ये नहीं होगा कि मैं डायरेक्ट B4 में, मुझे तो पता ही नहीं है B4 कहाँ पड़ा हुआ है, ये तो मुझे पहले पहले यानी कि जो ब्लॉक है उसके पास जाना पड़ेगा, वो फिर मुझे दूसरे के पास लेके जाएगा, फिर वो दूसरे वाला तीसरे के पास और तीसरे वाला मुझे मतलब चौथे। सारे 1 से लेके अगर हमारे पास 5 जी ब्लॉक है तो सबको चेक करना पड़ेगा। जी, फिर जाके हमारे पास 4 हमें मिलेगा, हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जी। ठीक हो गया जी। और दूसरा ये है कि ओवरहेड ऑफ पॉइंटर्स, ओवरहेड ऑफ पॉइंटर्स ये है कि हमारे पास जो एक ब्लॉक है उसके अंदर एक तो हमारा डाटा स्टोर है, ठीक है। अब जब डाटा तो स्टोर है इसके साथ साथ पॉइंटर्स भी कोई ना कोई मेमोरी ले रहा होगा। अब जो पॉइंटर्स मेमोरी ले रहा है तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि पॉइंटर्स भी कोई ना कोई मेमोरी इसमें कवर करता है। ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। आगे हमारे फिर पास तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी फॉर्म है वो है इंडेक्स्ड एलोकेशन। इंडेक्स एलोकेशन इसी तरह होती है कि जैसे हम एक किताब को अगर खोलते हैं तो उसके स्टार्ट में इंडेक्स दिया होता है कि यार इसमें ये टॉपिक है और इसका ये इस टॉपिक का ये पेज नंबर है। इसी तरह इसमें भी यही होता है इंडेक्स में। इसमें हमारे नंबरिंग। पास एक हम इसमें डायरेक्टरी बनाते हैं। डायरेक्टरी मैंने आपको पहले बताया कि ये डायरेक्टरी होती है, ये फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है। मिसाल के तौर पे एक फाइल ए है मेरे पास, उसका जो इंडेक्स ब्लॉक है वो 6 है। हर फाइल का अपना एक इंडेक्स ब्लॉक होता है, चाहे वो फाइल ए है बी है, यानी कि हजारों फाइल है ना तो हजारों फाइल का अपना अपना इंडेक्स नंबर होगा। अब वो इंडेक्स नंबर में बताएगा कि ये फाइल किन किन लोकेशन पे पड़ी है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक फाइल है ए, इसका इंडेक्स नंबर है 6, मेमोरी के अंदर ये 6 ब्लॉक में ये आ गई। अब ये 6 जो ब्लॉक है इसके अंदर ये इंडेक्स नंबर है इस फाइल का। अच्छा, इसके अंदर ये इंडेक्स नंबर के अलावा कुछ और भी डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ ये इंडेक्स नंबर है। तो इसमें ये है कि ये हमें बताएगा कि हमारा जो ये हमने फाइल डिवाइड की हुई है ना 4 ब्लॉक्स के अंदर, इसका जो ब्लॉक 1 है ना वो हमारे पास लोकेशन किस पे पड़ा हुआ है, वो हमारे पास पड़ा हुआ है 9 पे। और जो हमारे पास B2 है ना वो हमारे पास पड़ा हुआ है 1 पे, जो B3 है वो 14 पे पड़ा हुआ है, B4 वो 4 पे पड़ा हुआ है। यानी कि इस तरह हम अगर इसमें एक्सेस करना हो ना डाटा जो हम स्टोर करते हैं तो इंडेक्स के जरिए हम ऐसे डाटा स्टोर करते हैं इंडेक्स एलोकेशन के अंदर। ठीक हो गया। आगे इसके आगे एडवांटेजेस, डायरेक्ट एक्सेस इसमें मुमकिन है कि हमारे पास इंडेक्स नंबर के पास हम जाते हैं, हम उसे कहते हैं यार B3 का एड्रेस चाहिए, वो हमें डायरेक्ट बता देता है कि यार ये B3 14 पे जाके पड़ी है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें भी ये नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि इसमें हम किसी भी जगह पे डाटा स्टोर कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी लोकेशन पे जाके आप डाटा स्टोर करें बाद में से एक्सेस कर लें।
डिसएडवांटेजेस में ये है कि पॉइंटर ओवरहेड, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पॉइंटर्स इस्तेमाल होते हैं इसमें, जो हमें एड्रेस बताते हैं कि मैम इसका ज़रा मुझे कंसेप्ट नहीं आया क्योंकि मैंने यूट्यूब से देखा है, तो इसका ये मैं आप ये पॉइंटर ओवरहेड का। अच्छा चलें ठीक है, आगे करें फिर इसको करते हैं, क्लियर करते हैं। ओके मैम। नेक्स्ट है मल्टी लेवल इंडेक्स। इसमें ये होता है कि अगर तो फाइल आपकी छोटी है तो ठीक है, अगर फाइल यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, एक ब्लॉक में अगर आती नहीं है, यानी कि जैसे इस इंडेक्स नंबर इस फाइल का 6 है ना, अगर इसका इंडेक्स नंबर अगर ज़्यादा हो जाता है, फाइल बहुत ज़्यादा है, तो इसका इंडेक्स नंबर भी इसी बात यानी कि ज़ाहिर बात है बड़ा होगा। तो इसके लिए हम ये क्या करते हैं कि हम यानी कि इसके साथ और ब्लॉक हमें ऐड करने पड़ते हैं, ताकि हमारे पास अगर बड़ा इंडेक्स नंबर है तो उससे ये शो हो रहा है कि फाइल भी काफ़ी बड़ी है, तो इस तरह हम इसके अंदर डाटा एक्सेस करते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, इसके एग्जांपल ये है कि जो लिनक्स हमारे पास फाइल सिस्टम है ना, वो आईनोड को यूज़ करता है, जो अक्सर इंडेक्स को यूज़ करके हमारे पास यानी कि डाटा स्टोर करवाता है या रीड राइट करता है। बाकी हमारे पास फ्री स्पेस मैनेजमेंट है। फ्री स्पेस मैनेजमेंट ये होता है कि एक तो हमारे पास मेमोरी या हार्ड डिस्क है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो हमने कवर किया हुआ है, यानी कि डाटा स्टोर किया हुआ है, पर उसमें कुछ ना कुछ जगह खाली है। अब उसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कैसे करता है? उसे मैनेज करने के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास 4 मेथड है। पहला तो उसके पास मेथड है बिट वेक्टर मेथड। बिट वेक्टर मेथड में ये करता है कि ये एक ब्लॉक है, या इसे हम ब्लॉक या बिट कहते हैं, ये 2 3 4 7 8 ये इन लोकेशंस पे डाटा हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये यानी कि फ्री स्पेस नहीं है। अब जो फ्री स्पेस है हमें हम उसे 0 से शो करवा देते हैं, और जहाँ डाटा पड़ा हुआ है हम उसे 1 से शो करवा देते हैं। तो ये बड़ा आसान तरीका है कि हम इससे स्पेस को मैनेज कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि यार कितनी स्पेस हमारे पास फ्री है और कितनी कवर हुई हुई है। और ये जो फ्री स्पेस मैनेजमेंट है ये इजी टू कंटिन्यूस में, यानी कि ये इजी होता है इस्तेमाल करना इसे, फ्री स्पेस मैनेजमेंट इसको। दूसरा हमारे पास है लिंक्ड लिस्ट यानी कि मैनेजमेंट। इसमें भी सेम लिंक्ड में जैसे होता है कि पॉइंटर्स हमें नेक्स्ट लोकेशन देते हैं, इसी तरह हम अगर पहले किस पास जाते हैं ना, ये ब्लॉक हमारे पास फ्री स्पेस है, तो यही ब्लॉक हमें नेक्स्ट ब्लॉक का बताएगा कि यार ये एक और ब्लॉक फ्री पड़ा, तो वो फलानी यानी कि उस जगह पे उस लोकेशन पे फ्री पड़ा हुआ है। वो नेक्स्ट हमें बताएगा कि नेक्स्ट ब्लॉक किस लोकेशन पे फ्री पड़ा हुआ है। इसी तरह फिर वो नेक्स्ट हमें बताएगा किस लोकेशन पे फ्री पड़ा हुआ है। तो इसमें ये होता है। बाकी 2 मेथड जो मैं ग्रुपिंग और काउंटिंग, ये मुझे सही समझ नहीं आया, मैंने स्लाइड से भी पढ़े हैं उधर से भी, पर मुझे सही समझ नहीं आई इनकी।